नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी शाला 2.0 के परिवार में। दोस्तों, शिक्षण कौशल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। आज ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, आपको नोट्स नहीं मिले होंगे, ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपका शिक्षण कौशल का चौथा पार्ट है और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए, बहुत से लोगों का सवाल ये आता है कि वैकेंसी के बारे में बात नहीं हो रही है, वैकेंसी कब आएगी? तो भैया, वैकेंसी आपके हाथ में भी नहीं है और हमारे हाथ में भी नहीं है। हमारे हाथ में है आप तक शिक्षा पहुंचाना, और आपके हाथ में है कि उसको आप अच्छे से ग्रहण कर लें, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आपको सोचना ना पड़े। आप लोग बार-बार निराश हो जाते हैं। दोस्तों, ये निराशा आपको कहीं न कहीं नुकसानदायक हो जाएगी। आप निराश होकर पढ़ाई रोक देंगे। पढ़ाई जब आप रोक देंगे, तो बीच में कभी भी आपकी परीक्षा की डेट अगर आ जाती है, तो आप वहीं पे परेशान होना शुरू हो जाएँगे। कैसे? कि अब इतना कम समय में कैसे तैयार करें? ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। मैं आप लोगों की समस्याएँ समझ सकता हूँ, मन में निराशा आती है कभी-कभी, लेकिन उसको आप मत आने दीजिए। आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे अपनी चीज़ें तैयार करनी है। आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। आपके सिलेबस पे जब सारे बिंदुओं पे आपकी कलम चल जाए कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, तब आप पूछिए कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। जब तक आपकी तैयारी उस लेवल तक नहीं हो पा रही है, तब तक आप तैयारी करिए। वैकेंसी चाहे जब आए दोस्तों, जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप परेशान होना शुरू हो जाएँगे पढ़ने के लिए। तो अभी से आप पढ़िए। क्यों बार-बार पीछे पड़े हैं सबके कि वैकेंसी कब आ रही है? मत पूछिए। आप खुद को मोटिवेट करिए कि वैकेंसी तो आनी ही आनी है, लेकिन उसमें आपको एक सीट लेनी है। आप इसके लिए मोटिवेट होइए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। कल हमने अपनी क्लास जहाँ छोड़ी थी, मतलब पिछले क्लास में, वहीं से क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने हरटांग समिति पढ़ लिया था कि ये देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है। हरटांग समिति के अध्यक्ष आपसे इसलिए नहीं पूछे जाएंगे। फिलिप हरटांग आपको नाम पता है, सन पूछ लिया जाएगा 1929। ठीक है, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि अपव्यय व अवरोधन को कम करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो आपको बताना है हरटांग समिति बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए, बेसिक शिक्षा, ये जो योजना थी, ये कब आई? 22 अक्टूबर 1937 को। कब? इसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में ही इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, इसीलिए इसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। इसी को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। अभी जस्ट आपको इसके बारे में और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, अभी तक तो हमने पीछे की चीजें पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा क्या प्रयास क्या-क्या रहा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोठारी आयोग, लेकिन उससे भी पहले अगर सन के वाइज हम लोग चले, तो कुछ चीजें और आपको समझ लेनी है। कौन-कौन सी? एक 1948 में आयोग बना था जिसे विश्वविद्यालय आयोग कहा गया। सन आपसे पक्का है पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको रट लीजिए। 1948 में विश्वविद्यालय आयोग बना। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब बात आई कि ये आयोग जो बना, ये किस शिक्षा के लिए था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा? तो ये दोस्तों था उच्च शिक्षा के लिए। आपको पता है विश्वविद्यालय आयोग था, तो उच्च शिक्षा के लिए ही होगा। ये चीज हो गई। दूसरा जो आयोग था, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग कब बना? 1952 में बना। ठीक है, तो आप एक सन याद रखेंगे कि 1952 में बना था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना, तो 1952। मुदालियर आयोग कब बना? 1952। ठीक है, ये किसमें था? माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए बना था, इसीलिए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इन्हीं के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको याद हो जाने चाहिए। आगे आइए, अब हम यहां पर आते हैं इसके बाद कोठारी आयोग। कोठारी आयोग दोस्तों 1964 में। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे। 5 उद्देश्यों को इन्होंने आवश्यक माना, तो मैंने पांचों के नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर लिखना कोई उचित नहीं था, क्योंकि वो उद्देश्य आपसे परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। सामान्य शिक्षा 10 वर्षीय हो, इन्होंने ये बात रखी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा
को किसने माना है या उसका प्रतिपादन किसने किया, तो आप उत्तर क्या देंगे, कोठारी जी ने किया, मतलब कोठारी आयोग। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं यहां पर जो आपका मेन और भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत की पहली शिक्षा नीति। आप लोग 1986 की नई शिक्षा नीति तो पढ़ते हैं, लेकिन इस पर फोकस कम करते हैं कि भारत की पहली शिक्षा नीति। तो दोस्तों, भारत की जो पहली शिक्षा नीति बनी थी वो 1968 में बनी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यही पहली शिक्षा नीति थी जो बनाई गई थी 1968 में। और इसमें देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात यहीं पर कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात सबसे पहले कहां कर दी गई थी, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में। ठीक है, यहीं पर विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का भी जो है शिक्षा का भी प्रयास किया गया। ठीक है, ये भी बात रखी गई कि जो विद्यालय स्तर पर शिक्षा दी जाए वो क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। और यहीं पर त्रिभाषा सूत्र भी रखा गया, त्रिभाषा सूत्र का भी अनुपालन किया गया। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए, त्रिभाषा सूत्र कब आया, 1968 की शिक्षा नीति में। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भी उसी में, विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा भी वहीं पर आई। और भी चीजें थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वही मैंने यहाँ पर रखा है। अब आइए अगली तरफ चलते हैं। 1979 में एक घटना हुई कि इसमें पुनः नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की गई। ठीक है, मतलब एक नई शिक्षा नीति और ड्राफ्ट की गई, लेकिन सत्ता में परिवर्तन के कारण यह मूर्त रूप नहीं ले सकी। उसी समय सत्ता का परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए, तो वहीं पर ये जो है नीति जो बनाई गई थी, नई शिक्षा नीति, इसका ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया गया था, लेकिन ये मूर्त रूप में नहीं आ सकी। 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज कब प्रस्तुत किया जाए, तो उत्तर होगा 1985 किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है जिस पर विस्तार से सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। ठीक, और यही चर्चा जो हुई, शिक्षा की चुनौती नामक जो चर्चा हुई, वही 1986 की नई शिक्षा नीति बनी। ठीक है, ये ड्राफ्ट की गई 1979 में, 85 में शिक्षा की चुनौती के नाम से दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, और इसी पर जो चर्चा हुई वही 1986 की नई शिक्षा नीति बन गई। अब 1986 की नई शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, कि इसमें प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, मतलब यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। गतिविधि आधारित शिक्षण पर भी बल दिया गया। ठीक है, किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। ये चलिए वहीं से हो गया कि किसी भी शिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम, अब नंबर की बजाय ग्रेड देने की व्यवस्था हो गई, और पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे और 2 शिक्षक आवश्यक कर दिए गए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी 1986-87 में शुरू किया गया था दोस्तों। इसके बारे में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका टॉपिक है, वहां पर सारी चीजें विस्तृत रूप से आपको पढ़नी है। तो यहां पर एक आपको आउटलाइन दिया गया है। ठीक है, ओवरव्यू करा दिया जा रहा है। अब देखिए, इस शिक्षा नीति के बाद 1990 में राममूर्ति समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राममूर्ति। अब देखिए, इनका काम क्या था, इनका काम था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये 1986 वाली है, इसी की संस्तुति करना, इसमें जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको निकालना। जो कमियां हैं उनको आप बताएंगे तो उसका सुधार अगली नीति में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए राममूर्ति समिति बनी थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1986 की संस्तुति के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो राममूर्ति समिति। या पूछा जा सकता है कि राममूर्ति समिति कब बनाई गई, 1990 क्यों बनाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति करने के लिए बनाई गई। ठीक है, चलिए, इन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया 1990 की, वो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक करके 3 कमरे 3 अध्यापक को अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, संपूर्ण देश में 2++2 शिक्षा लागू की जाए, 50% महिला अध्यापक रखी जाए। ठीक है, महिला अध्यापकों को रखने का जो है प्रतिपादन एक लोग ने और किया था, मारिया मॉन्टेसरी ने। अभी आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा व्यय आय का कम से कम 6% हो। ठीक है, शिक्षा व्यय जो है वो टोटल आय का कितने प्रतिशत होना चाहिए, कम से कम 6% जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है इनकी समिति की अनुशंसा के बाद एक 1992 में शिक्षा की एक नीति आई, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आगे आइए, आगे आया 1992 में बोझ मुक्त शिक्षा। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल समिति बनाई गई, एक यशपाल समिति, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल।
और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 15 जुलाई 1993 को, ठीक है। और उसी रिपोर्ट को कहा गया शिक्षा बिना बोझ के। जहां भी शिक्षा बिना बोझ के बात आए तो आप तुरंत बताइए यशपाल समिति, और कब 1992 में शिक्षा बिना बोझ के, इसी को कहा गया बोझ मुक्त शिक्षा, ठीक है। चलिए इनको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ते चल रहे हैं क्योंकि अभी इसके विस्तृत जो है इसका विस्तृत परिप्रेक्ष्य आपको कहां मिलेगा, वो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, अगले वाले टॉपिक में, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक। अब देखिए मध्याह्न भोजन जिसे एमडीएम कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, एमडीएम। अब इसको क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। कब लागू हुई थी, 15 अगस्त 1995 में। पहला राज्य जिसने लागू किया तमिलनाडु, ठीक है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों 2001 में चलाया गया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 2 चरण में लागू किया गया, आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ने को मिल जाएगा। साक्षर भारत अभियान कब चलाया गया, 2009 में चलाया गया, ठीक है। संपूर्ण साक्षरता मिशन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि संपूर्ण साक्षरता मिशन 68,500 में पूछा गया था कि कब चलाया गया, 5 मई 1988 को, ठीक है। कब चलाया गया पूछा जाए तो आप 1988 भी लिख सकते हैं। उत्तर दोनों सही माने गए थे, 1988 भी और 5 मई 1988 भी माने गए थे। दोस्तों मैंने जो पॉइंट रखे हैं ये सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा आपको मिले, लेकिन ये सेशन आपको पूरा अटेंड करना है क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसका नारा था कि एक पढ़ाई एक, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। आगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में ये चीजें आपको मिलेंगी। इसका नारा क्या था, एक पढ़ाए एक, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ये सारी चीजें यहां भी मिल रही हैं और इसका विस्तृत आपको जो ज्ञान मिलेगा वो उसमें मिलेगा, जहां जहां मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में मिलेगा, ठीक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसकी भी अवधारणा 2004 में आई। ये क्या है, ये एक आवासीय विद्यालय है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में मैं फिर से कहूंगा कि आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं था, 6 से 8 के लिए था, ठीक है। चलिए अब आइए, अब आपको मैं ले चलता हूं कि शैक्षिक विचारधाराएं कौन कौन सी थी। 3 शैक्षिक विचारधाराएं थी, ठीक है, जिनमें प्रयोजनवाद जो है यही वर्तमान समय में ज्यादा प्रचलन में है। अब चलिए अब आपको मैं एक एक के बारे में बताता हूं। तीनों कौन सी हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, ठीक है। एक एक के बारे में हम लोग एक मतलब थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें जो पूछी जाती हैं मैंने लिख रखी हैं, उसी में से प्रश्न बनेंगे तो बन जाएंगे। देखिए आदर्शवाद में विद्यार्थी की प्रकृति क्या थी, आदर्शवाद में विद्यार्थी को आध्यात्मिक प्राणी माना गया है। प्रकृतिवाद में प्राकृतिक प्राणी या जैविक प्राणी माना गया है। और प्रयोजनवाद में विद्यार्थी को सामाजिक प्राणी माना गया, और जो सामाजिक होगा वही तो भौतिकवादी होगा, तो सामाजिक प्राणी या भौतिकवादी माना गया है प्रयोजनवाद में, ठीक है। इसका मतलब प्रयोजनवाद ने समाज को प्राथमिकता दी, प्रकृतिवाद ने किसे प्राथमिकता दी, प्रकृति को प्राथमिकता दी, और आदर्शवाद ने किसे, विचारों को जो है प्रायिकता दी, प्राथमिकता दी, ठीक है। अब आइए एक एक को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदर्शवाद पर, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा ताकि आपको पता चले जो भी अलग लिखा जा रहा है। तो देखिए ये आदर्शवाद जो है ये सबसे प्राचीनतम जो है सबसे प्राचीनतम विचारधारा है आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद का अन्य नाम क्या है, विचारवाद और प्रत्ययवाद। इसका ये नाम क्यों पड़ा ये समझिए। आदर्शवाद में विचारों को, मूल्यों को, आदर्शों को प्रत्ययों पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं चीजों को मूल माना जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, विचारवाद, प्रत्ययवाद, ठीक है। मैंने अभी अभी हाल ही में बताया, आपको तुरंत बताया कि विचारों को प्रमुखता दी जाती है। अब चलिए आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कैसे। आदर्श आप कहते हैं आइडियल, आदर्श को क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं, ठीक है। तो आदर्शवाद क्या होगा, आइडियलिज्म होगा, आइडियल आइडियलिज्म, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है, ठीक है, विचारवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म से मिलकर बना है। तो देखिए ये क्या होगा दोस्तों, आइडियलिज्म को देखिए तो आइडिया प्लस इज्म, दो अगर इसको तोड़े तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइडिया का अर्थ होता है विचार, ठीक है, और इज्म का अर्थ होता है वाद, ठीक है। तो विचारवाद हो गया, तो नाम आपको पता चल गया विचारवाद, और विचार ही प्रत्यय होता है तो प्रत्ययवाद हो गया। अब बात आई कि आइडिया, तो जो आदर्शवाद हुए, आदर्शवाद जो है उसका केंद्र तत्व क्या है,
विचार, मतलब इसमें विचारों को केंद्र तत्व माना गया है, केंद्र में रखा गया है। ठीक है, आगे आइए। इसके अनुसार भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है। ठीक है, भौतिक सृष्टि का आधार क्या है? मानसिक जगत है। और देखिए, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, किसने माना है? आदर्शवाद ने माना है। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। उद्देश्य क्या है इसका? कि व्यक्ति का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति। दोस्तों, आत्मानुभूति मतलब अपने विचारों की प्राप्ति, स्वयं की सर्वोच्चता, मतलब ये स्वयं की सर्वोच्चता को बताता है, ये उद्देश्य इसका वही है। ठीक है, अब आत्मानुभूति कैसे कैसे हो सकती है? शारीरिक आत्मानुभूति, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आत्मानुभूति हो सकती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की आत्मानुभूति को इसने माना है। आदर्शवाद के अनुसार मूल्य कितने हैं? तो इसने 3 मूल्य को माना है। कौन कौन से? मानसिक मूल्य, भावात्मक मूल्य और सांकल्पिक मूल्य को माना है। मानसिक मूल्य में क्या है? जो ज्ञात है उसे मानसिक मूल्य मान लिया गया। भावात्मक में जिसका अनुभव किया जा सकता है, और सांकल्पिक में जिसका संकल्प किया जाता है, कोई चीज करने का संकल्प किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके शिक्षण विधियों की बात करूं तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि आपको बता चुके हैं। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि किसका है? सोक्रेटिस, सुकरात का है। संवाद विधि किसका? प्लेटो। आगमन निगमन विधि अरस्तु। पर्यटन विधि, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं कला विधि किसका है? पेस्टोलॉजी। और निर्देशन विधि और किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, इन्हीं का है। पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है 68,500 में। पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, फ्राबेल ने। और जनक कौन है? काल्डवेल कुक है। ठीक है, तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल है। ठीक, इतना आपको याद रखना है, इसमें से प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि आदर्शवाद ने किस पर बल दिया? अनुकरण पर बल दिया, कि अनुकरण से सीखता है बच्चा। ठीक, आदर्शवाद ने विद्यालय को बगीचा, शिक्षक को माली और छात्र को क्या माना है? दोस्तों, पौधा माना है। ठीक, छात्र, अब देखिए इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी ये समझिए। शिक्षक की भूमिका आपने जो है देखा है कि शिक्षक की भूमिका आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर शिक्षक की भूमिका जो है आदर्शवाद में क्या माना गया है? देखिए, इसमें माना गया है कि छात्रों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? छात्रों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, उचित पथ प्रदर्शक, मित्र के रूप में और छात्रों का हितैषी होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, मतलब पढ़ाने की कला उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीजें शिक्षक में होनी चाहिए। आगे आइए, देखिए ये एक कथन लिखा गया यहाँ पर कि प्रकृतिवादी झाड़ियों से संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु आदर्शवादी गुलाब देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आदर्शवादियों ने कहा है कि प्रकृतिवादी वो केवल झाड़ियों तक ही रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन आदर्शवादी को गुलाब मतलब बालक एक विकसित रूप में देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए आदर्शवाद में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु दोस्तों यहां पर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाल केंद्रित नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? बाल केंद्रित नहीं होता, अपितु विचार केंद्रित होता है। क्या होता है? विचार केंद्रित होता है। ठीक है, तो देखिए विचार व मूल्य केंद्रित होता है। कौन? आदर्शवाद कैसा होता है? विचारवाद, विचार केंद्रित या मूल्य केंद्रित होता है। ठीक है, अब बात करें कि इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु तो आप समझ गए कि बाल केंद्रित नहीं है। यही तो पाठ्यक्रम है, इसमें पाठ्यक्रम का मूल क्या होगा? विचार होगा या मूल्य केंद्रित होगा। बालक जो है पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होगा। वर्तमान शिक्षा में पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। ये आप समझ गए। ठीक है, अब अनुशासन की बात करें कि आदर्शवाद में अनुशासन क्या रखा गया है, तो नियमित स्वतंत्रता, मतलब सदैव स्वतंत्रता नहीं, नियमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनको समय समय पर स्वतंत्र करना है, हमेशा के लिए स्वतंत्र नहीं होने चाहिए। नियंत्रित होना चाहिए, प्रभावात्मक शासन होना चाहिए, मतलब उन पर प्रभाव हमेशा शासन का होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, एकदम मुक्त नहीं छोड़ा गया है। ठीक, अब आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो कुछ आपको नाम याद करने होंगे, जैसे सुकरात आदर्शवादी है, प्लेटो है जो अभी शिक्षण विधि आपने देखा, अरस्तु है, ये सब आदर्शवादी है, हीगल है, फ्राबेल है, हार्न है, पेस्टालॉजी है, ये सभी कैसे हैं दोस्तों? आदर्शवादी हैं। ठीक है, कैसे हैं? आदर्शवादी हैं। अब आइए नीचे,
अगर हम प्रकृतिवाद पे चले, जो हमारा दूसरा विचारधारा है, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति। तो आइए इस शब्द की उत्पत्ति देखते हैं, किससे किससे, नेचर और इज्म से हुई है। इज्म का आपने समझा अभी, वाद, सिद्धांत या प्रणाली होता है। अब नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति को प्रकृतिवादियों ने दो भागों में बांट दिया, एक भौतिक प्रकृति और एक कौन सी प्रकृति है, बालक प्रकृति। ये पूरा आपको नहीं दिख रहा है, ये है बालक प्रकृति, ठीक है। भौतिक प्रकृति और बालक प्रकृति। भौतिक प्रकृति किसे माना गया, जो बाह्य संसार की प्रकृति है उसे भौतिक प्रकृति मान लिया गया, और बालक के अंदर की प्रवृत्तियां जो है, प्रकृति है, वही है बालक प्रकृति। जैसे मूल प्रवृत्ति है, आवेग है, क्षमता है, जिसके साथ बालक जन्म लेता है, ठीक है। तो ये हो गई बालक प्रकृति। अब इसकी विशेषताएं आइए देखते हैं। विशेषता है कि प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए तो प्रकृतिवाद है। प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। और वहां पर विचारों को, आदर्शवाद में विचारों को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। यहां ईश्वर व आत्मा को माना ही नहीं गया है, जबकि आदर्शवाद में किसे माना गया है, ईश्वर आत्मा को भी माना गया है, ठीक। अब यहां आइए, यहां पर माना गया है कि इंद्रिया ज्ञान का द्वार है और इन्हें स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहां स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध भी किया गया है। अब अगर प्रकृतिवादियों की बात करें, जो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं, तो रूसो प्रकृतिवादी हैं, बेकन है, कमेनियस है और स्पेंसर है, ये प्रकृतिवादी है। देखिए स्पेंसर का नाम यहाँ पर आ रहा है, स्पेंसर आपने ऊपर भी देखा, लेकिन उनको आदर्शवादियों में शामिल नहीं किया गया, इनको प्रकृतिवाद में शामिल किया गया, हर्बर्ट स्पेंसर को, ठीक है। अब यहां आइए, उद्देश्य क्या है कि प्रकृति या स्वभाव की रक्षा करना, ठीक है। किसने कहा है, रूसो ने इसका उद्देश्य बताया है कि प्रकृतिवाद का उद्देश्य है कि प्रकृति या स्वभाव की रक्षा करना, ठीक है। शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, योजना विधि, निरीक्षण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ये जो है प्रकृतिवादी जो दार्शनिक है उनकी शिक्षण विधियां हैं। शिक्षक को किस रूप में रखा गया है, तो निरीक्षण करता, मतलब शिक्षक केवल निरीक्षण करे, बच्चों को अपना काम करने दे, ठीक है। पथ प्रदर्शक या बाल प्रकृति ज्ञाता, मतलब बालकों की प्रकृति के बारे में शिक्षक को आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां केंद्र बिंदु किसे मान लिया गया है, केंद्र बिंदु बालक को मान लिया गया है। किसे माना गया है, बालक को माना गया। और पिछले में आदर्शवाद में आपने देखा कि केंद्र बिंदु किसे माना गया था, विचारों को माना गया था, ठीक है। यहां पर अनुशासन कैसा होना चाहिए, मुक्तात्मक होना चाहिए, प्रकृति द्वारा अनुशासन होनी चाहिए। आदर्शवाद में नियमित अनुशासन की बात की गई थी, ठीक है। अब चलिए नीचे चलते हैं प्रयोजनवाद की तरफ। प्रैग्माटिज्म इसे कहा जाता है, प्रयोजनवाद। तो आप समझिए कि किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रैग्मा और प्रैग्माटिकोस, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक शब्द है। प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य या व्यवसाय, ठीक है। प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य या व्यवसाय, और प्रैग्माटिकोस का अर्थ होता है व्यावहारिकता, ठीक है। तो इन दोनों के अर्थ के अनुसार क्या हो जाएगा कि सत्य का मूल्य क्या है, व्यवहारिकता है, ठीक है। सत्य का मूल्य व्यवहारिकता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, जॉन डीवी, ठीक है। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन थे, प्रतिपादक जॉन डीवी। अब आइए प्रयोजनवाद का नामकरण देख लेते हैं। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने क्या कहा है, इसे अर्थ क्रियावाद और व्यवहारवाद का नाम दिया है। विलियम जेम्स ने इसे अनुभववाद, फलवाद का नाम दिया है। डीवी ने खुद इसे साधनवाद, करणवाद, प्रयोगवाद का नाम दिया है, और किलपैट्रिक ने इसे प्रयोजनवाद का नाम दिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद का नाम किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम दोस्तों है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम है, ठीक है। शिक्षण विधि कौन कौन सी प्रयोग की जाती है, सामाजिकरण, समूहीकरण, बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहां भी की गई है, और अनुभव द्वारा सीखने की बात भी कही गई है। अनुशासन क्या है, सीमित मुक्त्यात्मक, ठीक है, और सामाजिक अनुशासन, ठीक है। यहां भी सीमित मुक्त्यात्मक की बात की गई है, लेकिन अनुशासन कैसा कहा गया है, सामाजिक अनुशासन कहा गया है। अगर सामाजिकता की बात आए तो आप तुरंत प्रयोजनवाद को लगा दीजिए उत्तर। अब यही देखिए योजना विधि जो आपकी है, इसके 5 सोपान बताए गए हैं। इसे प्रोजेक्ट विधि भी कहा जाता है, समस्या समाधान विधि भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, समस्या पहचान, तत्वों का विश्लेषण, परिकल्पना, परीक्षण और मूल्यांकन, ये 5 सोपान बताए गए हैं। सोपानों में आपको एक ही याद करना पड़ेगा, गैने का अधिगम सोपान की, जिसको मैं आपको सीडीपी के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, ठीक है।
चलिए अब यहाँ शिक्षक के बारे में देख लीजिए क्या है कि नवीन आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला अद्यतन ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, नवीन आदर्श, मूल्य, सत्यों का निर्माण करने वाला होना चाहिए, अद्यतन ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, जो वर्तमान समय में ज्ञान मिल रहा है उससे परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अपडेटेड होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान तथा बाल प्रकृति का ज्ञाता होना चाहिए। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान यदि शिक्षक नहीं जानेगा तो वो कैसे समझ पाएगा कि बालक किस स्थिति में क्या क्या सीख सकता है। ठीक है, आगे आइए, प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। ठीक है, प्रयोजनवादी जो है वो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ये दोस्तों जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से उठाए गए पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि प्रयोजनवादी विद्यालय को क्या मानते हैं? तो आप सीधे दिया जाएगा बाल उद्यान मानते हैं, किंडरगार्टन मानते हैं, समाज का लघु रूप मानते हैं। तो आप बिल्कुल बताएंगे कि समाज का लघु रूप मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानता है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहे तीनों जो आपकी विचारधाराएं हैं। अब आइए भारतीय विचारक के एवं दर्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारतीय विचारकों में 4 लोगों को पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और गिजुभाई बधेका के बारे में पढ़ना है। तो शार्ट में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहले है स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस को आप क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस। जरूर ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में इतिहास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यहां पर हम लोग दूसरी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं कि इन्होंने किस चीज को महत्वपूर्ण माना? तो एकाग्रता को। जहां भी एकाग्रता की बात आती है तो वहां स्वामी विवेकानंद जी की बात जरूर आती है। इसके बारे में आपको, एकाग्रता के बारे में आपको कथन भी मिलेंगे, जिसको मुझे जैसे मिलेगा मैं अलग से आपको जरूर देता रहूंगा। ठीक है, कुछ चीजें देखिए मुझे एकदम कंठस्थ थी तो नोट्स में मैंने नहीं लिखा था, तो वो चीजें भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, चलिए विधियां क्या थी? इनके जो इनका जो दर्शन है उसमें विधियों को कौन कौन सा माना गया? वाद विवाद विधि, तर्क विधि, व्याख्या विधि, इन सभी विधियों को माना गया शिक्षण विधियों में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने शिक्षक छात्र संबंध को क्या बताया दोस्तों? तो इन्होंने मित्रवत बताया। इन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? तो ये मित्रवत संबंध होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए, यहां आइए, अनुशासन कैसा होना चाहिए इनके दर्शन में? तो इन्होंने बताया कि शारीरिक दंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने शारीरिक दंड का विरोध किया। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और लिखा गया है कि 1893 धर्म सम्मेलन, ये दोस्तों शिकागो में हुआ था और भारत की तरफ से वहां पर कौन गए थे? तो हमारे यही गए थे, स्वामी विवेकानंद जी गए थे। ये 68,500 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि शिकागो धर्म, ये मतलब सनातन धर्म सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो शिकागो में किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद करके रखिएगा, इसे सनातन धर्म सम्मेलन या 1893 धर्म सम्मेलन कहा गया। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की? 1897 में की, और कहा? वेलूर में की। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इनके बारे में। अब अगले हमारे दार्शनिक है, जो भारतीय दार्शनिक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है इसी वाक्य का अनुपालन किया, सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या वही है जो जीवन से ही नहीं आपको अपनी अन्य बेड़ियों से, शारीरिक, मानसिक, इन सभी बेड़ियों से, गुलामी से आजादी दिलाए, वही क्या है? विद्या है। ठीक है, वही शिक्षा है। ठीक, इनका जन्म हुआ 6 मई 1961 कलकत्ता में ही इनका भी जन्म हुआ। मृत्यु के बारे में देखिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। इन्हें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, 68,500 में ही पूछा गया था और डिक्टो यही प्रश्न पूछा गया था कि इन्हें जो है किस रचना पर कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, 1913 में गीतांजलि पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
किस पर? क्या इनके उसी मूल भाषा वाली रचना पर? नहीं दोस्तों, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था और उस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1911 में राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा। चलिए आगे आइए। इनकी रचनाएं हैं माई स्कूल, ठीक है, उत्सवर दिन और शिक्षावधि, शिक्षावधि, ठीक है। तो ये 3 इनकी रचनाएं हैं, इन्हें भी आपको याद करनी है। इन्हें नाइट की उपाधि मिली सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा दी गई 1915 में। भारत सरकार क्या, जो भी सरकार उस समय चल रही थी यहाँ पर, अंग्रेज सरकार, उसके द्वारा इन्हें नाइट की उपाधि दी गई। और इन्हें शिक्षक को लैंप भी कहा इन्होंने। शिक्षक को क्या कहा? लैंप कहा। ये भी आपको याद रखना है कि टैगोर जी ने शिक्षक को लैंप कहा है। मतलब शिक्षक को लैंप की उपाधि किसने दी है? तो शिक्षक को लैंप की उपाधि टैगोर जी ने दी है। विश्व भारती संस्था और शांति निकेतन की स्थापना किसने की? टैगोर जी ने की 6 मई 1922 में। ठीक है, अब आइए नीचे। अब हम पढ़ते हैं गीजू भाई बधेका के बारे में। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से आगे लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़नी है। ठीक है, गीजू भाई बधेका को मूंछों वाली मां की संज्ञा दी जाती थी और ये जो है प्रतिपादन किसका करते थे? बाल देवो भव। इनका मानना था कि बालक जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं। ठीक है, तो बाल देवो भव का प्रतिपादन किसने किया है? मूंछों वाली मां गीजू भाई बधेका ने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूंछों वाली मां के नाम से किसे जाना जाता है? गीजू भाई बधेका को। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे संबंधित है, दिवा स्वप्न की रचना किसने की है? तो गीजू भाई बधेका ने। इनकी और भी किताबें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है तो मैंने एक ही लिखा है। आपको और भी किताबें चाहिए तो आप एससीईआरटी की बुक्स को देख सकते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका। पूरा नाम भी आपको याद करके रखना है, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। जन्म कब हुआ? 15/10/1985। ठीक है, 15 अक्टूबर 1985 सौराष्ट्र जिले में हुआ था। अब देखिए, दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर की स्थापना किसने की? गीजू भाई बधेका ने 1920 में। और मांटेसरी संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की। ठीक है, अब चलिए हमारे जो अंतिम दार्शनिक हैं महात्मा गांधी जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर में हुआ। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948। इनसे संबंधित इतने सारे तथ्य हैं इतिहास में, इसको पूरा आपको पढ़ना है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, अब आइए 1914 में इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय से, लियो टॉलस्टॉय से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1930 में सत्याग्रही पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। अन्य संपादन में यंग इंडिया, हरिजन, ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि यंग इंडिया हरिजन का संपादन किसने किया? भूदान यज्ञ का भी संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने किया है। समाचार पत्र है ये। ठीक है, तो इनका संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने किया है। इन्होंने ट्रिपल एच, ठीक है, इसका भी प्रतिपादन किया। क्या है? इन्होंने कहा कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो, ट्रिपल एच मतलब समझिए, एक एच का मतलब है हेड, दूसरे का हार्ट और तीसरे का हैंड। हेड का मतलब है कि मस्तिष्क से, हार्ट का मतलब है आत्मा से और हैंड का मतलब है शरीर से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो मस्तिष्क, आत्मा और शरीर को एकदम मतलब उत्कृष्ट अवस्था में लेकर जाए, वही आपकी शिक्षा होती है। ठीक है, आगे आइए। इन्होंने कहा कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा भी होनी चाहिए। मतलब कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक जब अपने जो है पारिवारिक जीवन में जाए तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों? वो बेरोजगार ना रहे, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है, तो व्यावसायिक शिक्षा पर इसीलिए इन्होंने बल दिया। ठीक है, किसने? गांधी जी ने। अब बात करते हैं वर्धा शिक्षा। अभी आपने पढ़ा 1937 में वर्धा शिक्षा आई जिसे बेसिक शिक्षा योजना भी कहा गया। इसे मूल शिक्षा भी कहा जाता है और नई तालीम भी कहा जाता है। ठीक है, मूल शिक्षा, नई तालीम शिक्षा और इसे ही बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। ये सारी शिक्षा, ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, और इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। ये सारी चीजें आपको गांधी जी के बारे में समझ लेनी है। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा विचारक पर। ठीक है, तो पाश्चात्य शिक्षा में पहले है प्लेटो। इनके बारे में पढ़ते हैं तो प्लेटो आदर्शवादी हैं, आपने पढ़ लिया है पीछे। इनका जन्म एथेंस में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाएं, मैंने मेन फैक्ट लिखे हैं तो मैं ज्यादा बहुत घुमाने वाला नहीं हूं आपको। इनकी रचना है द रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रिटियाज, द स्टेटमैन, प्रोटोगोराज, द लाज और क्राइटो। तो आपको याद करना है
द रिपब्लिक, एपोलॉजी और द लाज। तीन रचनाएं आपको याद रखनी है, कृतियाज को भी आप याद कर सके तो करिए, ठीक है। ये तीनों रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर आपको समझना क्या है कि द रिपब्लिक मतलब पब्लिक, एपोलॉजी और लाज, ठीक है। तो प्लेटो ने माफी मांग कर, एपोलॉजी आप मान सकते हैं, माफी मांग कर पब्लिक की लाज बचा ली, ठीक है। पब्लिक की लाज माफी मांग कर किसने बचा ली? प्लेटो ने बचा ली। तो इससे आप याद कर सकते हैं, ये चीज हो गई। अगला है आपका, चलिए, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, ठीक है। ये आप इनका वाक्य भी याद कर लीजिए। अब देखिए, प्लेटो ने शिक्षा को तीन तरीके से बांटा है, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च। प्रारंभिक शिक्षा में गणित, इतिहास और विज्ञान शिक्षण, माध्यमिक में गणित, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उच्च में दर्शन, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, आध्यात्मिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में वैसे पूछा नहीं जाएगा। अब आइए, प्लेटो ने वाद विवाद संवाद शिक्षा विधि को अपनाया, ठीक है। इसके जनक भी कौन है? प्लेटो ही है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला आपका टर्म है, प्रश्न है कि एकेडमी की स्थापना किसने की? तो एकेडमी की स्थापना जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्लेटो ने की, ठीक है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर ऑप्शनल में आपको एक शब्द वाले प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एकेडमी की स्थापना किसने की? प्लेटो ने की। अब आइए, अब हम बात करते हैं रूसो पर। दार्शनिक हमारे रूसो, और रूसो कैसे हैं? प्रकृतिवादी है। इनका मानना है कि बालक को खुली अवस्था में छोड़ दिया जाए प्रकृति में सीखने के लिए, वैसे ही बालक सीख लेगा। देखिए कैसे, देखिए इन्होंने कहा कि अगर आप बालक को बताएंगे कि वो आग है, मत जाओ, जल जाओगे, तो बालक नहीं सीख पाएगा। बालक एक बार गया, उसने उंगली से छुआ और वो जल गया, अब वो ज्ञान उसको अस्थायी हो गया और प्रकृति ने स्वयं उसे सिखा दिया, ठीक है। तो बालक को आप खुला छोड़ दीजिए, प्रकृति स्वयं उसे सिखा देगी। इनका जन्म हुआ जेनेवा में, ठीक है, और 1712 में जन्म हुआ, 1778 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है एमील, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी दो रचनाएं हैं, एमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको आपको याद करके रखना है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है, या कुछ और ऐसे ही करके दे देगा, दूसरे शिक्षक, दूसरे दार्शनिक की रचना दे देगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है, ठीक है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है। मैं एक बार आपको ऊपर लेकर चलना चाहूंगा, जो गांधी जी ने कहा है कि देखिए, सच्ची शिक्षा वह है जो बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए, गांधी जी ने कहा, ठीक है। ये चीज आप याद करके रखेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। अब देखिए, इन्होंने बालक को प्रमुख माना है और शिक्षक को गौड़ माना है। किसने? रूसो ने, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप समझ कर चलिए, प्रकृतिवाद को माना है इन्होंने, जाहिर सी बात है कि बालक को प्रमुख माना है, क्योंकि बालक को छोड़ दीजिए, बालक सीखता रहेगा, शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी अभी आपने देखा कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं ये, और अमेरिका में ही प्रयोजनवाद का जन्म हुआ था। जन्म इनका 1862 में हुआ। प्रोग्रेसिव स्कूल नामक विद्यालय की स्थापना शिकागो में किसने की? जॉन डीवी ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकेडमी की स्थापना प्लेटो, प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना किसने की? शिकागो में जॉन डीवी ने। ये आप एकदम रट डालिए, एक भी भूलना नहीं चाहिए, और इनकी ये सारी रचनाएं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जानी चाहिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल ऑफ सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो, ठीक है, द स्कूल एंड द चाइल्ड, हाउ वी थिंक, सब स्कूल 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 स्कूल, यहाँ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, स्कूल स्कूल स्कूल, इन्हीं से संबंधित इनका सब कुछ था, सारी रचनाएं थी। तो इनको आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रॉबेल की। तो फ्रॉबेल है जर्मनी के, ठीक है, 1782 में इनका जन्म हुआ। रचनाएं इनकी कौन सी है? एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग, ठीक है, मदर एंड प्ले सॉन्ग, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट। ये तीन रचनाएं हैं, इनको भी आप समझ कर चलिएगा, इनको थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में सुविधा हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इनके बारे में कि 1837 में ब्लेकेनबर्ग में एक क्या खोला? विद्यालय खोला, ठीक है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ये विद्यालय है, ठीक है, इसको मैं यहां गोला करके लिख दे रहा हूं। क्या खोला दोस्तों? विद्यालय खोला, ठीक है, जिसे 1839 में बालोद्यान के नाम से या किंडरगार्टन के नाम से जाना गया, ठीक है। बिल्कुल इसको आपको याद रखना है कि बालोद्यान, किंडरगार्टन, ठीक है।
इन्होंने बीज में वृक्ष से तुलना की। इन्होंने कहा कि जो बीज होता है वो वृक्ष के समान ही होता है। ठीक है, अब यहाँ आइए, शिक्षा संस्था जो किंडरगार्टन है वो क्या है ये समझिए। इसे बाल उद्यान कहा जाता है। अभी आपने देखा बाल उद्यान, बाल उद्यान। ठीक है, किंडर और गार्डन दो से बनकर मिलकर बना है। किंडर का अर्थ होता है पौधा, जिसे छात्र को पौधा माना जाता है, और गार्डन का अर्थ होता है गार्डनर, मतलब माली। ठीक है, तो माली माना गया है, तो अध्यापक को माली माना गया है। ठीक, अब आइए, अब आगे चलते हैं। यहां ध्यान रखिएगा इस चीज का कि बाल उद्यान, इनके उसका नाम क्या था, बाल उद्यान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आती है मारिया मोंटेसरी, जो कि इटली की रहने वाली है और इटली की पहली महिला डॉक्टर भी है मारिया मोंटेसरी। ठीक है, अब आइए, इनकी रचना है द मोंटेसरी मेथड, डिस्कवरी चाइल्ड, सीक्रेट ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड ट्रेनिंग। ये सारी चीजें क्या है, ये मारिया मोंटेसरी जी की है। ठीक है, आइए, बच्चों को दी जाने वाली सक्रिय सहायता ही शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि बच्चों को दी जाने वाली सक्रिय सहायता ही शिक्षा है। अब एज वर्ग पूछ लिया जाता है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 7 वर्ष के बच्चों पर ही इन्होंने अपना शोध किया। ठीक है, तो मारिया मोंटेसरी जो प्रविधि है, विधि है, वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। इन्होंने विद्यालय को क्या कहा, बाल घर कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बालोद्यान किसने कहा, बालोद्यान आप ऊपर पाएंगे कि बालोद्यान किसने कहा है दोस्तों, फ्रॉबेल ने कहा। ठीक है, देखिए, फ्रॉबेल ने बालोद्यान कहा, किंडरगार्टन कहा, मारिया मोंटेसरी ने बाल घर कह दिया। अब इनके शिक्षण विधि के कितने भाग हैं, 3 भाग। कर्मेंद्रिय, ठीक है, मतलब जो कर्मेंद्रिय आपकी है, हाथ पैर, ये सब, बालक अपना करना सीख जाए, अपने सारे काम करना सीख जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मेंद्रिय पर बल दिया गया, कर्मेंद्रिय शिक्षा हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय पर मतलब कि अपने दिमाग को चलाकर और इस तरह से इंद्रियों के अनुभव से, ठीक है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इनसे सीखे तो ज्ञानेंद्रिय शिक्षा हो गई। भाषा गणित, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या इन्होंने कहा कि पहले लिखना फिर पढ़ना, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सुबोपलि, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये 4 क्रम होते हैं, लेकिन इस क्रम को मारिया मोंटेसरी ने नहीं माना। इन्होंने कहा कि बालक पहले लिखना सीखता है फिर पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो इसको उल्टा करके मान लिया है, ये इन्होंने नहीं माना। इन्होंने माना कि पहले बालक लिखना सीखता है फिर पढ़ना सीखता है। तो ये किसने माना है, मारिया मोंटेसरी ने माना। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो अपने शोध किए वो मंद बुद्धि एवं असाधारण बालकों की शिक्षा के लिए किया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मारिया मोंटेसरी का जो भी सिद्धांत रहा वो किसके लिए रहा, मंद बुद्धि या असाधारण बालकों के लिए रहा है। अब देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत, यहां से आपको प्रश्न ढेर सारे मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को मैं आपको दे दूंगा किसमें, टेलीग्राम पर। आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ते पढ़ते क्या किया है, मैंने पढ़ते पढ़ते नोट कर लिया है। जैसे आर्यन टैगोर का एक कथन है कि प्रकृति एक महान शिक्षक है। अब आपसे पूछ लिया जाए तो आप जाके प्रकृतिवादी को लगाने लगेंगे, तो यहाँ पर आर्यन टैगोर को लगाना है। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है, सुविधा प्रदाता है, बहुत से परामर्शदाता, और इन सब चीजों को भी सही मान लिया गया था उत्तर में 68,500 की परीक्षा में। ये सारी चीजें देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को पढ़ सकते हैं और ये सारी चीजें आपको फिर से आगे भी मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपने जिन लोगों ने जो है ये क्लास अटेंड की है, उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए, मैकाले के समर्थक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेंगी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कथन भी कुछ लिखे गए हैं और भी कथन लिख दिए गए हैं। ठीक है, आज भारत को भगवत गीता नहीं वरन फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, किसने लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। ये सारी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे जो भी मैंने पढ़ा वो मुझे मिलते गए और मैंने इसमें नोट करते हुए इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद भी हो जानी चाहिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास के साथ। देखिए ये क्लास आपको 3 दिन मिलेगी, जिस दिन हिंदी की क्लास बंद रहेगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।